हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का इतिहास। इसके अंतर्गत अपन लास्ट वीडियो में देखे थे, है ना, अध्याय 6 में भारत और यूरोप में आधुनिक संस्कृति का उदय। ठीक है, भारत और यूरोप में आधुनिक संस्कृति का उदय। उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया था। ठीक है, तो आज के अपन इस वीडियो में अपन देखते हैं, है ना, बदलाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में। ठीक है, बदलाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार और शहरीकरण, है ना, दूसरा बिंदु है इसका शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। ठीक है, बदलाव के अंतर्गत हम इन दो बिंदुओं को देखेंगे। रेनेसां क्या है, यूरोप में मानववाद क्या है ना, यूरोप में मानववाद का उदय होना, है ना, कब उदय हुआ, मानववाद के उदय होने से यूरोप में क्या परिवर्तन हुए, क्या बदलाव हुए, उसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। और अंतिम बिंदु में अपन चर्चा करेंगे भारत की लोकतंत्र और संस्कृति के विषय में। ठीक है, मतलब अपन भारत की संस्कृति और भारत के लोकतंत्र, है ना, राजनीतिक स्थिति, इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन प्रथम बिंदु के तौर पर अपन देखते हैं व्यापार और शहरीकरण। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच व्यापार में बहुत तेजी आ रही थी, है ना। विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और इस तरह के मतलब बहुत सारे प्रकार के सामानों का आदान प्रदान होने लगा। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ। ठीक है, औद्योगिकरण से, शहरीकरण से और व्यापारीकरण से जो उन महाद्वीपों की स्थिति थी उनमें बहुत तेजी से बदलाव आया। अगले बिंदु में अपन देखते हैं शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया। इसमें व्यापारी, धनी, कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार, कवि, लेखक आदि शामिल थे। शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए काम उभरे, जैसे कि हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयीन काम, राज्यों के बीच दूत का काम आदि, ये काम करने वाले लोग भी इसी वर्ग में शामिल थे। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। उन्हें न केवल साक्षर होना जरूरी था, बल्कि अपने कामकाज को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्यिक शिक्षा की ज़रूरत थी। यूरोप में यह शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से और भारत में फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के माध्यम से मिल सकती थी। रोचक बात तो यह थी कि कई प्राचीन रचनाएं जैसे यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य तथा भारत का पंचतंत्र व गणित के ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़े गए। भारत में मुगल काल में प्राचीन संस्कृति ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का अनुवाद अरबी व फारसी में किया गया। यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा, उनमें कई समानताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। एक तो यह था कि भारत में यह वर्ग विशेष जातियों तक सीमित था, जैसे कायस्थ, क्षत्रिय या ब्राह्मण, जबकि यूरोप में इस वर्ग में विविध समूहों व वर्ग के लोग शामिल हुए। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारतीय मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्ययन में रुचि कम दिखाई, जबकि यूरोप में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं रेनेसां, है ना, प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान। प्राचीन यूनानी व लैटिन साहित्य के केंद्र में
मनुष्य और उसके जीवन के विभिन्न पहलू थे, है ना। राजनीतिक, नीतिगत, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यवहार और भौतिक दुनिया का अध्ययन करना इसके प्रमुख विषय थे। मनुष्य को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य के अध्ययन को मानविकी अध्ययन या मानववाद भी कहा जाता है ना। मानववाद किसको बोलते हैं? मनुष्य को केंद्र में रखे जाने के कारण ऐसे साहित्य के अध्ययन को मानवीय अध्ययन कहा जाता है या मानववाद भी कहा जाता है। कई मायनों में यह सब धार्मिक चिंतन से हटकर था, है ना। इनमें किसी धर्मग्रंथ, धर्मगुरु में विश्वास, पारलौकिक पुण्य के लिए इस लोक में त्याग, तपस्या या कष्ट सहना आदि बातों पर जोर नहीं था। वे तार्किक सोच को बढ़ावा देते थे और व्यक्ति को खुद सोचने विचारने पर जोर देते थे। ठीक है, कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था, है ना। वे किसी धर्मगुरु की बातों को भी तर्क की कसौटी पर रखने पर जोर देते थे, है ना। मतलब किसी की भी धारणा को आंख बंद करके उसका अनुसरण नहीं करना है ना। इसी कारण मध्यकाल में जब ईसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में स्थापित हुआ तो उनके धर्मगुरुओं के द्वारा प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य की आलोचना की गई। ठीक है, अपन एक बार फिर देखते हैं। जब यूरोप में, है ना, ईसाई धर्म का, है ना, अनुसरण नहीं था, है ना, तब वहाँ के लोग जो है उसका आलोचना कर रहे थे, है ना, उसका विरोध कर रहे थे। जब ईसाई धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा था, है ना, तो आगे की अपन बिंदु में देखते हैं यूरोप में मानववाद, है ना। यूरोप में मानववाद क्या है इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है ना। आगे अपन देखते हैं यूरोप में मानववाद। सन 1300 के आसपास यूरोप के विद्वान पुरानी लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। वे बढ़ते व्यापार, शहरीकरण और उभरते राज्यों के कारण उपजी चुनौतियों पर विचार कर रहे थे तथा नए व्यवसायों व नौकरियों की संभावना का फायदा भी उठाना चाहते थे। लैटिन भाषा के विद्वान इटली के फ्रांसिस्को पेट्रार्क का जन्म सन 1304, है ना, में हुआ, जो कि मानववाद, है ना, के जनक माना जाता है ना, या मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। वे इस बात से परेशान थे कि उनके समय में लोग भाषा का सही प्रयोग नहीं करते थे। वे प्राचीन लैटिन साहित्य पढ़ने लगे ताकि वे समझ सके कि भाषा का सही उपयोग कैसे हो। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने और दुनिया को बेहतर समझने के लिए तैयार कर सकते हैं। पेट्रार्क जैसे लोगों के प्रयासों से 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन तेजी से फैला। मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं में सोचने के तरीके और औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय के पक्ष में प्रस्तुत करना, है ना, इन सब के लिए उनके ऊपर एक आत्मनिर्भरता और व्यवहार कुशलताएं भी विकसित होने लगी, है ना। उनका ये मानना था कि अगर हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करें तो वे नैतिक और व्यवहारिक रूप से कुशल और पारंगत हो जाएंगे। ऐसी गुण उनमें विकसित हो सकती है ना। अतः वे ऐसी शिक्षा देने के लिए शालाएं स्थापित, स्कूल लगाने, शिक्षा व्यवस्था करने लगे, है ना। इस काम में उन्हें जर्मन कारीगर
गुटेनबर्ग की सन 1439 में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार में बहुत मदद मिली। उसमें एक रोचक बात यह थी कि मानववाद विचारकों ने प्राचीन भाषाओं में रचे साहित्य के अध्ययन को तो महत्व दिया, लेकिन लेखन कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषाएं जैसे इतालवी, जर्मन, अंग्रेज़ी, पोलिश और फ्रेंच को ही चुना। वे ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहते थे जिसे जन सामान्य या सामान्य लोग समझ सके। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगले बिंदु में हमारे भारत की लोकतंत्र और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत है ना अनेकताओं में एकता का प्रतीक है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म संस्कृति के मानने वाले होते हुए के बावजूद भी है ना हमारा देश आज एकता की सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारा भारत शुरुआत से ही बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है ना। हमने देखा कि भारत में संस्कृत, फारसी, अरबी और साहित्य का अध्ययन और अनुवाद जोरों से चल रहा था, है ना। इसमें न केवल मुगल बादशाह बल्कि छोटी छोटी रियायतों के शासक भी पहल कर रहे थे। इस समय मुंशियों व मुनीमों का काफ़ी महत्व हुआ करता था। वे शिक्षित और बिना किसी शासन नहीं चल सकता था। इन लोगों ने मुगल काल के बारे में कई ग्रंथ रचे जिनमें हम उनकी विवेचनात्मक और विश्लेषण की क्षमता देख सकते हैं। मुगल कालीन मध्यम वर्ग की एक और विशेषता यह थी कि वह एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी जो भारतीय और मध्य एशियाई तत्वों से बनी थी। वे इन सभी धाराओं से अपनी प्रेरणा लेते थे और उसका दैनिक जीवन इन सबसे प्रभावित था। यही नहीं, वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी उनकी स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे, है ना। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि कई मुंशी अपने पुस्तकों में औरंगजेब की असहिष्णु नीतियों की आलोचना करते थे, है ना। भारत और यूरोप की बौद्धिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारत में छपाई प्रेस का उपयोग नहीं के बराबर था। ठीक है, क्यों नहीं के बराबर था? क्योंकि हमारे भारत देश में है ना औद्योगिकरण का उतना विकास नहीं हुआ था, है ना। यूरोपीय सभ्यता को देख देख करके ही हमारे भारत में भी उसका अनुसरण करने लगे थे। ठीक है, यूरोप में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो लोकतंत्र की व्यवस्था थी, यूरोप की जो संस्कृति थी, है ना, वो हमारे भारत में बहुत देर से आई, बहुत देर से उसको लागू किया गया, है ना। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति, भारत की लोकतंत्र में और यूरोप की लोकतंत्र और यूरोप की संस्कृति में काफ़ी कुछ अंतर दिखा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।